हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड थी और मेटल्स की जो रिएक्शंस थी वो सब डिस्कस करी थी। तो आज की क्लास में जो हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे कि किस तरीके से वो अदर जो एलिमेंट्स हैं, अदर कंपाउंड्स हैं या दूसरे नॉन मेटल्स हैं उनसे रिएक्ट करता है, तो उसी का एक पार्ट है जब हमारा मेटल किसी वाटर से रिएक्ट करता है तो वो किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो हमारी एक जनरल इक्वेशन हम लिखें तो मेटल जब किसी वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होती है। इसका एक और बात समझाने के लिए हम जो डेली लाइफ में चीज़ देखते हैं, जैसे हमें पता है जो सोडियम है या पोटेशियम है, इनकी रिएक्शन जो वाटर से होती है तो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व करेंगे या हीट रिलीज करते हैं। अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं तो कुछ इस तरीके से आता है, सोडियम रिएक्ट विद वाटर हीट एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि कोई सोडियम मेरे पास मेटल जो है वो वाटर से जब रिएक्ट कर रहा है तो मुझे यहाँ हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ये भी एक कंसेप्ट है कि कौन सा मेटल मेरा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा वाटर से रिएक्शन के साथ। इसका भी एक बात ये है कि जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनकर गैस इवॉल्व होती हुई दिख रही है। वो मेटल ऑक्साइड्स दोज कैन डिसॉल्व इन वाटर। तो वो मेरी मेटल ऑक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व हो सकती है वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसी तरीके की जो मेरा सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो सकती है, इसीलिए मेरे को सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन दिख रहा है। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ तो जब सोडियम या फिर मेरी पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और हीट एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पे हम इन दो रिएक्शन के एक्सप्रेशन में क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में एक ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एनर्जी इवॉल्व होती दिखाई दे रही है। तो क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बस ये इसलिए इतनी डेंजरस रिएक्शन हो जाती है कि सोडियम को हमने मेटल में डाला है, मॉइस्चर से बचा के रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? क्योंकि जो इसके साथ जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है ये एक फ्लेमेबल गैस होती है, बहुत जल्दी इसमें आग लगती है। और जब मेरी हीट एनर्जी इतनी वायलेंट होती है कि मेरी हाइड्रोजन गैस में आग लगा सके तो ये जो रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाती है, वायलेंट रिएक्शन होती है। इसीलिए मेरा जो सोडियम मेटल है या पोटेशियम मेटल है केरोसिन में रखा जाता है, केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट मार्क्स या 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, वाई सोडियम मेटल इज और पोटेशियम मेटल इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल, ताकि वो मॉइस्चर जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उससे हम उसे बचा के रख सकें। अच्छा, मैंने मेटल की रिएक्शन करी तो कौन सी मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगी? वो मेटल ऑक्साइड जो वाटर में सॉल्युबल है या डिसॉल्व हो जाती है वो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगी और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिख रही होगी। लेकिन क्या सारे मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल बनाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो डिसॉल्व करते हैं वही बनेगी। जैसे एक और एग्जांपल हम लें, एल्युमिनियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो मेरे को एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती दिखेगी। अब ये जो मेरी एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती और मेटल ऑक्साइड का फॉर्म। अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में कि मेटल किस तरीके से किसी भी एसिड, डाइल्यूट एसिड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं वो मेटल को कोरोड कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसकी कोई रिएक्शन नहीं होती। तो हम यहाँ पे मेटल के रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ देखते हैं। तो मेरा कोई भी मेटल है जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड, हम लेते हैं यहाँ पे डाइल्यूट HCl, रिएक्शन जब होती है तो मेरे को सॉल्ट मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 आइटम है, यहाँ क्लोरीन के 2 आइटम है, इक्वेशन बैलेंस होगी। अब हम इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि कोई भी मेटल जब किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मुझे सॉल्ट का फॉर्मेशन दिख रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ मेरे जो एसिड होते हैं जैसे HNO3, इसे हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले जो कंसेप्ट था उसमें बताया था कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो खुद रिड्यूस होके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है कि ये इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है तो हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिख रही है, लेकिन जब HNO3 के साथ वो रिएक्शन होती है मेटल की, तो वो जो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है इसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है NO2 में, या NO जो उसकी अलग ऑक्साइड्स हो सकती है नाइट्रोजन की। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि HNO3 का हो गया, और कोई मेटल्स लेके देखते हैं, जैसे आयरन का हम देखते हैं रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ। इक्वेशन बैलेंस कर दिया हमने यहाँ पे मेटल सॉल्ट मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। और जिंक देख लेते हैं। तो इन रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो किसमें किसका रेट ज़्यादा है या किसमें बबल फॉर्मेशन जो है ज़्यादा हो रहा है। तो जब इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया गया और ऑब्जर्व किया गया, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी गई, या हमने ये देखा कि जब हमने ये मेटल के साथ कोई डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन करी है तो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, बबल फॉर्मेशन जो हो रहा है, उन सब का रेट अलग है। किसी मेटल में तुरंत आ जा रहे हैं बबल्स, किसी में थोड़े टाइम बाद आ रहे हैं, किसी में और टाइम लग रहा है आने में। तो इस चीज़ को हमने ये समझा कि जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी अलग है, रिएक्टिविटी का कुछ ऑर्डर है। रिएक्टिविटी यहाँ पे एक टर्म है, रिएक्टिविटी। आगे हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब कि कोई मेटल की क्या टेंडेंसी है किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने की, कि रिएक्टिविटी वो कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, कितना जल्दी उसमें जो हमारी हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व हो रही है। क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं, सॉल्ट तो हमारा बन गया, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, लेकिन जो इवॉल्व हो रही है गैस वो बबल फॉर्मेशन जो दिखाएगी, जो हमें बताएगी कि हाँ रिएक्शन हो रही है, हम देख सकते हैं उसे। तो वो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है उसका जो रेट अलग था, उसका बेसिस था कि ये जो रिएक्टिविटी है इन मेटल्स की। यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात कर रहा था, जो एक एक्टिविटी है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, उसी एक्टिविटी को अगर हम देखते हैं तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो मैग्नीशियम है उसके बबल्स सबसे जल्दी आते हैं, सबसे जल्दी ऑब्जर्व किए जाते हैं, और उसके साथ उसमें टेम्परेचर जो है बहुत जल्दी इंक्रीज करता है, बहुत जल्दी टेम्परेचर राइज करता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जब राइज कर रहा है तो रिएक्शन जल्दी हो रही है। तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद एल्युमिनियम का देखा, उसके बाद जिंक का, उसके बाद आयरन का। यहाँ टाइमिंग से बेसिस से कर रहे हैं। और एक और बात कि जब कॉपर का देखा गया तो कॉपर में कोई बबल्स नहीं देखे गए थे, ना ही कोई टेम्परेचर चेंज ऑब्जर्व किया गया। इसका मतलब क्या है कि डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट कोई भी एसिड के साथ कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही कम है या ना के बराबर है। अब हम देखते हैं कि कोई भी मेटल किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ किस तरीके से, कि जब कोई मेरा मेटल किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो किस तरीके की रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास मेटल ए है, उसकी रिएक्शन मैं सॉल्ट सॉल्यूशन बी के साथ कर रहा हूँ। बी का सॉल्ट सॉल्यूशन वो कुछ भी हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, जिंक क्लोराइड हो सकता है, कॉपर क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है। सॉल्ट सॉल्यूशन ए का सॉल्ट सॉल्यूशन बन रहा है और मेटल बी मेरा अलग होता हुआ दिख रहा है। तो इस रिएक्शन में अगर मैं थोड़ा सोच के देखूँ तो ये कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। मान लो X मेरा सॉल्ट का फॉर्मेशन है तो AX प्लस मेटल है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जो मेटल A है वो मेटल B को रिप्लेस कर रहा है और खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहा है, और मेटल B जो है एज अ प्योर फॉर्म या अलग होके निकलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो इस तरीके की रिएक्शन को अगर हम याद करें, फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते थे। तो ये जो मेरी रिएक्टिविटी है कि कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो उसी को हमने एक ऑर्डर बनाया था, उसे कहते थे हम रिएक्टिविटी सीरीज, कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। ये बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट हमने ऑब्जर्व करे कि कोई दूसरा मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, वो उसके ऊपर हमने देखा कि इसका सॉल्ट सॉल्यूशन उसका सॉल्ट सॉल्यूशन चेंज हो जा रहा है।
तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके बाद ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई थी जो हमारे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमने जो बनाई गई थी वो ये थी रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इन सबके हम सिंबल्स लिख लेते हैं। के सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, जिंक का Zn, आयरन का Fe, लेड का Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर Cu, Hg, Ag, Ag। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं ये जो रिएक्शन है ये इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज है वो डिक्रीज करती जा रही है। इसका मतलब जो टॉप पर है वो मोस्ट रिएक्टिव है, इसके बीच में रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है और ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मेरा पोटेशियम है, सोडियम है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब क्या है कि जब भी हम इसे किसी दूसरे कंपाउंड या वाटर या किसी भी तरीके से रिएक्शन करते हैं तो बहुत जल्दी इसमें रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। बहुत जल्दी ये मेटल जो है करोड हो जाते हैं, कंटामिनेट हो जाते हैं, प्योर नहीं रह पाते, हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो ये जो मेटल्स हैं जो नीचे आ रहे हैं ये लीस्ट रिएक्टिव है। गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव का मतलब क्या है कि जो आसपास की ऑक्साइड्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनसे इसकी रिएक्शन नहीं होती गोल्ड मेटल की, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। तो जो इनका लस्टर है वो बरकरार रहता है, लस्टर है वो सेम रहेगा। सिल्वर में भी ऐसा रहेगा, सिल्वर थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है गोल्ड से, लेकिन उसमें भी लस्टर मेंटेन करने की टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी से किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। सोडियम, पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। या हाइड्रोजन गैस जो हमने इवॉल्व करते हुए दिखाई थी मेटल ऑक्साइड के साथ। तो इस वाले लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे कि जो हमारी रिएक्शंस है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब हमारा जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन, उसके बाद मेटल्स का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कि किस तरीके से जो है मेटल मैं लिख देता हूँ, मैं लिख दिया जिंक की रिएक्शन इससे हो रही है, क्या ये एनवायरनमेंट में ऐसे प्रेजेंट है कि जिंक मिला हमें और जिंक अच्छा ये जिंक है, आयरन एनवायरनमेंट मिल गया, नहीं, क्योंकि ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो ये बताती है कि जो हाईली ऊपर है जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जब ये टॉप पे प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में, ऊपर प्रेजेंट है तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो एनवायरनमेंट में ये फ्री स्टेट में नहीं मिल सकते। तो इनका एक्सट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है, प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।